हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए आज मैं यहाँ पर जो है यूनिट 9 जो है इसकी मैराथन क्लास कराने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर इस क्लास में पूरे 150 प्लस यहाँ पर जो है क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 150 से कम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, इसके पहले मैंने आप सभी को जो है एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया है इस चैप्टर का, यानी कि यूनिट 7 का। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा सभी लोग। और आज की क्लास जो है आपकी यहाँ पर होने वाली है भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की। ठीक है, यहाँ पर इसकी, और आज मैं पूरे आपको जो है यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि इस समय जो है ऑफर जो है आपका यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है, यानी कि अब आपको 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट सिर्फ 199 में मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये सब कुछ आपको कंप्लीटली इसके साथ फ्री, यानी कि 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक जो है आपकी, जिससे आप यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 दिन में पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, स्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप पूरे एक दिन में आप अपना स्टैटिक्स कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ फॉर्मूला नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट मौका है आपके पास, सिर्फ 199 में आपको ये मिल जाएगा इस समय। और ये मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको एलबी क्लासेस ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, और गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहीं पर भी क्लिक कर देंगे तब भी आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये याद रखेगा। और क्वेश्चंस के बारे में मैं बहुत डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है, और यहाँ पर मैंने डिटेल वाले पॉइंट भी लगभग क्वेश्चन के रूप में ही ले लिए हैं, यानी कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन लिए गए, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। आप सभी को पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये 29 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी विद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी मैंने बताया कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है 29 जून को जो है यहाँ पर क्या मनाया जाता है आपका, यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिससे आप मोस्पी बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका गठन जो है आपका 1999 में हुआ था। मुझे डेट बिल्कुल क्लियर याद नहीं है, 15 अक्टूबर है या फिर 23 अक्टूबर, शायद 15 अक्टूबर 1999 ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन ईयर आप लोग याद रखिएगा कि किस वर्ष यहाँ पर इसका गठन हुआ था। तो इसका गठन जो है वो 1999 में हुआ था। अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि मई 2019 में भारत सरकार ने किन 2 सांख्यिकी निकायों का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ का गठन किया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एनएसओ है ये किससे बना है, आपके सीएसओ और एनएसएसओ जिसे बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर जो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, इन दोनों को मिलाकर जो है आपका नेशनल स्टैटिक ऑफिस बन गया है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो है वो गठन किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है? तो मई 2019 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। सीएसओ का मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, ये याद रखेगा। तो इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, सीएसओ की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसएसओ की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? याद रखिएगा, 1950 में हुई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एनएसएसओ है इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। सीएसओ आपको बता दिया गया है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1951 में। और इन दोनों को मिलाकर बना है आपका एनएसओ 2019 में। कब बना है? मई 2019 में जो है यहाँ पर एनएसओ का गठन किया गया है। ठीक है,
इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी की स्थापना किस समिति या फिर आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पर एनएससी है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसकी स्थापना जो है वो रंगराजन आयोग या फिर बोल सकते हैं रंगराजन समिति के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात हो रही है, का विधिवत गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन जो है वो 2006 में किया गया था। देखिए इसमें कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पर आपको 2005 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए विकल्प में पेपर में 6 नहीं दिया जाता है, 5 दिया जाता है, तो 5 ही टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी 2006 को हुआ था। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर सुरेश डी रेड्डी थे। देखिए यहीं पर सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर श्री रंगराजन कुछ लोग टिक कर देते हैं। तो रंगराजन जो थे यानी कि जिस सिफारिश के आधार पर यानी कि जिस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था, उस समिति के अध्यक्ष यहाँ पर श्री रंगराजन थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है रंगराजन समिति जो थी उसके अध्यक्ष यहाँ पर रंगराजन जी थे, जिसके यहाँ पर द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो है गठन किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर सुरेंद्र डी तेंदुलकर थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है वो पीसी महालनोबिस द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात हुई है यानी कि आईएसआई की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वो 1931 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना जो है वो 1931 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया गया कि आईएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पर मैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल से संबंधित क्वेश्चन खुद मैंने बना रखे हैं पहले से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्य नामक जो है सांख्यिकी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। जो सांख्य नामक सांख्यिकी पत्रिका है इसकी शुरुआत याद रखिएगा पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पीसी महालनोबिस ने जो है सांख्य नामक सांख्यिकी पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में भारत का जो मुख्य सांख्यिकीविद है वो किस पद के समकक्ष होता है। तो याद रखिएगा, जो आपका मोस्पी है, मोस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके जो सचिव हैं ये जो है वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद पद के समकक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद कौन थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले मुख्य सांख्यिकीविद के बारे में जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले मुख्य सांख्यिकीविद याद रखिएगा कौन थे, डॉक्टर प्रणब सेन थे। कौन थे, डॉक्टर प्रणब सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद थे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संकलन यहाँ पर जो है वर्तमान में किसके द्वारा किया जाता है। किसकी बात हुई है, राष्ट्रीय आय की बात हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय, इसके अलावा जीडीपी का जो है संकलन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों का प्रकाशन जो है वो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के नाम से किया जाता है। इसे आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रकाशन है ये नेशनल अकाउंट स्टेटस यानी कि NAS बोला जाता है, तो इसके नाम से किया जाता है। और इसे आमतौर पर क्या बोलते हैं, व्हाइट पेपर बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको आमतौर पर जो है व्हाइट पेपर या कहीं कहीं पर श्वेत पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, व्हाइट पेपर या फिर श्वेत पेपर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक, जिसे होल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, का संकलन और प्रकाशन जो है
वो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा होल प्राइस इंडेक्स का जो है यहाँ पर संकलन या प्रकाशन जो है वो आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है इसके द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेगा। बाकी WPI के अलावा सभी को पता होना चाहिए, CPI हो गया, IIP हो गया, इन सभी का संकलन NSO के द्वारा किया जाता है, लेकिन केवल WPI जो है आपका इसका संकलन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो आधार वर्ष है पहले 10-11 था यहाँ पर, अब क्या हो गया, इसका आधार वर्ष जो है 2022-23 हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो यहाँ पर 2026 में कितना कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है सेम तरीके से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया जाए। हो सकता है यहाँ पर यही क्वेश्चन मैंने केवल एक लाइन में लिखा है, वहां पर इसी क्वेश्चन को आपको 3 लाइन में पूछ लिया जाए। यानी आपसे बोला जाए यहाँ पर कि मोस्पी के अंतर्गत आने वाले या फिर मोस्पी के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो WPI होता है 2026 के अनुसार जो है इसका आधार वर्ष जो है वो कितना किया गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा सकता है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी कि यहाँ पर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की बात हो रही है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो CPI कंबाइंड का प्रकाशन जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा जो है किया जाता है। इसके बाद अगला कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI रूरल, इसके अलावा अर्बन यानी कि ग्रामीण, शहरी और संयुक्त यानी कि कंबाइंड का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा CPI का जो है ग्रामीण, शहरी और संयुक्त का जो वर्तमान आधार वर्ष है वो 2024 है। कितना है? 2024। अगला यहाँ पर कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यानी कि CPI IW का प्रकाशन कौन करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हुई है तो CPI IW की बात हुई है, तो यहाँ पर इसका प्रकाशन जो है वो श्रम ब्यूरो करता है। कौन करता है? श्रम ब्यूरो। लेकिन अगर याद रखिएगा CPI आपको रूरल दिया गया है, ठीक है, शहरी दिया गया है, संयुक्त यानी कि कंबाइंड दिया गया है, तो वहां पर आपका NSO हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा CPI IW के लिए निर्धारित नवीनतम आधार वर्ष क्या है? तो CPI IW के लिए जो है वो 2016 है, ये याद रखेगा। अभी आपको मैंने बताया था CPI कंबाइंड, रूरल और इसके अलावा जो है आपका अर्बन के लिए क्या था? 2024 था, लेकिन CPI IW के लिए जो है 2016 होगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI AL का जो है आधार वर्ष क्या है? ये आपका 2019 है। कहीं कहीं पर ये कृषि मजदूरों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसका जो आधार वर्ष 1986-87 आपको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए 2019 की जगह पे 86-87 दिया गया तो फिर आपको वही टिक करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़े प्रतिमाह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात हुई है। तो मैंने आप सभी को बताया था केवल आपका जो है होल प्राइस इंडेक्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो आपका अलग होता है। बाकी यहाँ पर जो है IIP हो गया, CPI हो गया, इनके आंकड़े कौन जारी करता है? NSO जारी करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष जो है वो 2022-23 है। कितना है? 2022-23 है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि IIP में शामिल कोर उद्योगों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसमें शामिल कोर उद्योगों की संख्या जो है वो 8 है और इनका जो प्रतिशत है वो लगभग 40% के आसपास है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि IIP में शामिल 8 कोर उद्योगों में सबसे अधिक भारांक किसका है? तो याद रखेगा IIP जो आपका होता है, ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो भारांक होता है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का होता है। किसका होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना, भारत की जो है पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो याद रखेगा यहाँ पर जो है इकोनॉमिक सेंसस की बात हुई है, तो ये 1977 में हुई थी। कब हुई थी? पहली आर्थिक गणना जो हुई थी ये आपकी 1977 में हुई थी।
इसके बाद आ जाइए, अगला दिया गया कि 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष शुरू की गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, 7वीं आर्थिक जनगणना। तो 7वीं आर्थिक जनगणना जो है आपकी ये 2019 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 2019 में। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 7वीं आर्थिक जनगणना के संचालन के लिए मोस्पी ने जो है किस संगठन के साथ साझेदारी की थी। तो मोस्पी ने जो है यहाँ पर सीएससी के साथ जो है साझेदारी की थी। याद रखिएगा किसके साथ, सीएससी के साथ, यानी कि ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ जो है यहाँ पर इसने संगठन यानी कि साझेदारी की थी। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत की 10वीं जनसंख्या जनगणना किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित की जाती है। तो याद रखिएगा जब भी जनगणना की बात होगी तो जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होती है, तो वो हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके अधीन होती है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पहली जो है वो समकालिक जनगणना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर किसकी बात हुई है, समकालिक जनगणना की बात हुई है। तो समकालिक की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा 1881। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बोल दिया जाए आंशिक रूप से या समकालिक नहीं थी तब 1872 की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन समकालिक जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। इसके बाद अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो कब आयोजित की गई, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 1951 में। ठीक है, याद रखिएगा 1951 में जो है यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो आयोजित की गई थी। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जन्म और मृत्यु दरों के विश्वसनीय अनुमान देने वाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस का संचालन जो है वो कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है जन्म और मृत्यु दरों की। ठीक है, तो जब भी जन्म मृत्यु जनगणना की बात होगी तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त करते हैं। कौन करता है इसका संचालन, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात हो रही है, भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये भारत में 2017-18 में शुरू किया गया था। कभी कभी इस तरह से लिख के ना आएगा, डायरेक्ट आपको ऐसा लिख के मिल जाएगा, यानी कि 2011, 2014, 2017, 2019। तो याद रखिएगा कब आपको टिक करना है, 2017 टिक करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सिस्टम जो है आपका सर्वे है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि पीएलएफएस की रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट जो है वो एनएसओ के द्वारा जो है जारी की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि सांख्यिकी मुख्य रूप से किसके द्वारा एकत्र की जाती है। जो कृषि सांख्यिकी है ये मुख्य रूप से जो है वो किसके द्वारा जो है यहाँ पर एकत्र की जाती है। तो कृषि सांख्यिकी जो है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय जो डीईएस होता है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक बोलते हैं, इसके कृषि मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पर कृषि सांख्यिकी एकत्र की जाती है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में कृषि जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो कृषि जनगणना जो है वो 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि जनगणना बोल दिया जाए, पशुधन गणना बोल दिया जाए, तो ये 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस संदर्भ वर्ष के लिए आयोजित की गई थी। जो पहली कृषि जनगणना है वो कब आयोजित हुई थी। तो याद रखिएगा पहली कृषि जनगणना जो है वो 1970 से 71 में हुई थी। कब हुई थी, पहली जो कृषि जनगणना है वो 1970-71 में जो है हुई थी। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 11वीं कृषि जनगणना यानी कि 2021-22 में पहली बार डेटा संग्रह के लिए मुख्य रूप से किस तकनीकी का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, स्मार्टफोन और टैबलेट का यूज करके जो है 11वीं कृषि जनगणना यानी कि 2021-22 में जो है वो पहली बार की गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुधन गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होती है। अभी मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया था कि आपसे जो है यहाँ पर कृषि जनगणना पूछ ली जाए, पशुधन जनगणना पूछ ली जाए तो कितने वर्षों पर होती है, 5 वर्ष पर होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट जो है किस वर्ष जारी की गई थी। जो आपकी 20वीं जो यहाँ पर पशुधन योजना थी उसकी जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2019 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी, 2019 में। अगला कह रहा है कि भारत में डीजीसीआई एंड एस, यहाँ पर बात हो रही है डीजीसीआई एंड एस
अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे बोल सकते हैं वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय। क्या बोला जाएगा? वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय का जो है आपसे मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। याद रखिएगा, डीजीसीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ, यहाँ पर जो है कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार के आधिकारिक आंकड़े कौन संकलित करता है? यहाँ पर जो विदेशी व्यापार है इसके आधिकारिक आंकड़े जो है वो कौन यहाँ पर जो है एकत्र यानी कि संकलित या प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा वो जो है यहाँ पर डीजीसीआई एंड एस, जो अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर विदेशी व्यापार के आधिकारिक आंकड़े जो है वो संकलित किए जाते हैं। अगला यहाँ पर उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी कि बात हो रही है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की, कौन संचालित करता है? तो उद्योगों का जो वार्षिक सर्वेक्षण होता है ये आपका एनएसओ संचालित करता है। कौन करता है? एनएसओ जो है यहाँ पर इसे संचालित करता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय आय समिति की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया था 1949 में किया गया था। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा 1949 में गठित जो राष्ट्रीय आय समिति है, जिसे नेशनल इनकम कमेटी बोलते हैं, यानी कि एनआईसी भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1949 की राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य नहीं थे? तो याद रखिएगा 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति यानी कि एनआईसी थी, इसके अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया कौन थे। यहाँ पर पीसी महालनोबिस जो थे वो यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। सदस्य की बात की जाए तो सदस्य में डी आर गाडगिल इसके सदस्य थे, वी राव ये भी इसके सदस्य थे, लेकिन सी आर राव जो है ये यहाँ पर 1949 की राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों लोग क्या थे? ये दोनों लोग यहाँ पर सदस्य थे और ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये अध्यक्ष थे और ये सदस्य थे, लेकिन सी आर राव जो है ये यहाँ पर सदस्य नहीं थे। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी के कितने विंग हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोस्पी के 2 विंग हैं। कितने विंग हैं? 2। एक आपका है स्टैटिक्स विंग और दूसरा है आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। ठीक है, याद रखिएगा, एक सांख्यिकी विंग है और दूसरा यहाँ पर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में वित्तीय सांख्यिकी और बैंकिंग सांख्यिकी के संकलन के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जो है वो जिम्मेदार होती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? भारत में वित्तीय सांख्यिकी, तो वित्त की बात हो रही है और बैंकिंग सांख्यिकी की बात हो रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार होगी। अगला यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिक ऑन इंडियन इकोनॉमिक का प्रकाशन वर्ष जो है वो प्रतिवर्ष किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है? किसकी बात हो रही है? हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। इसका प्रकाशन जो है वो प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक का जो है यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष प्रकाशन किया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी की बात हो रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में अध्यक्ष के अलावा कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, एक तो आपका अंशकालिक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा जो सदस्य होते हैं वो 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर जो है नीति आयोग का पदेन सदस्य भी होता है। तो यहाँ पर केवल सदस्य की बात हुई है, अंशकालिक सदस्य की, तो अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये याद रखेगा। और एक जो है नीति आयोग का पदेन सदस्य होता है और एक अंशकालिक अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग के सीईओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी में किस रूप में कार्य करते हैं? अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के
पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि CSI की बात हो रही है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडियन, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC में क्या भूमिका निभाते हैं? तो ये जो है यहाँ पर NSC में क्या होते हैं, जो मुख्य सांख्यिकीविद होते हैं CSI, वो NSC के सचिव होते हैं। क्या होते हैं? NSC के जो है सचिव होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ववर्ती NSSO यानी कि इसका पहले का नाम यहाँ पर जो है NSSO था, जिसे अब क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया है। तो जो पहले आपका NSSO था, इसके मुख्य रूप से कितने प्रभाग थे? तो याद रखिएगा, इसके मुख्य रूप से 4 प्रभाग थे, ठीक है। कौन कौन से? SDRD था आपका, DPD था, FOD था, ठीक है। तो ये इसके जो है सारे प्रभाग थे यानी कि भाग थे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि NSSO के सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन यानी कि SDRD की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो SDRD का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में जो है यहाँ पर इसका स्थित है। देखिए इसमें याद रखिएगा, जो आपका FOD है, ठीक है, यानी कि फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है, इसका मुख्यालय केवल नई दिल्ली फरीदाबाद में है। कहां पर है? नई दिल्ली फरीदाबाद में। बाकी इसके अलावा जो आपका SDRD है, DPD है, ठीक है, इन सभी का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है। और DES का मुख्यालय कहां पर है? वो आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद DES का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि NSSO के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन यानी कि FOD, जिसकी मैंने अभी बात की थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अभी मैंने बताया था कि केवल FOD है जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली फरीदाबाद में पड़ेगा। बाकी सभी यानी कि जो प्रभाग हैं उन सभी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर होगा? वो कोलकाता में होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि NSSO के डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन यानी कि DPD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DPD का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर होगा? अभी मैंने बताया था, केवल आपका FOD का जो है वो नई दिल्ली कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बाकी DPD का, SDRD का, ये आपके कोलकाता में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका पूर्ववर्ती NSSO या द्वारा प्रकाशित की जाती थी, जो कि अब क्या हो गया आपका NSO के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? तो याद रखिएगा, सर्वेक्षण नाम की पत्रिका। कौन सी? सर्वेक्षण नामक पत्रिका जो है वो NSSO द्वारा जो है वो प्रकाशित की जाती थी। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण यानी कि NIC की बात हो रही है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण का वर्तमान में उपयोग किया जाने वाला नवीनतम संस्करण कौन सा है? यहाँ पर जो है आपसे इसका नवीनतम संस्करण पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, NIC 2008 जो है वो यूज किया जा रहा है। वैसे तो राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जो है आपका यहाँ पर जो है 2017 में इसमें एक चेंज भी किया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2017 नहीं है, तो यहाँ पर आपको 2008 टिक करना है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शहरी गैर शारीरिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI UNME, जिसे अब बंद कर दिया गया है, किसने जो है संकलित किया था? तो यहाँ पर जो है इसे किसने संकलित किया था इसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा, इसे जो है CSO के द्वारा जो है वो संकलित किया गया था। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल हैं? तो यहाँ पर जो है आपसे होल प्राइस इंडेक्स में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल हैं, तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और बढ़ा देता हूँ। याद रखिएगा, वर्तमान में इसमें जो है कितनी वस्तुएं हैं? वर्तमान में जो है इसमें 957 वस्तुएं हैं, ठीक है। कितनी है? 957 वस्तुएं हैं, ये याद रखिएगा। पहले जो है इसके पहले कितनी थी? 697। पहले 697 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 957 वस्तुएं शामिल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। WPI बास्केट में सबसे अधिक भारांक जो है वो किस समूह का है? तो यहाँ पर WPI बास्केट में जो सबसे ज्यादा भारांक है वो विनिर्मित उत्पाद का है, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है उनका भारांक जो है वो सबसे ज्यादा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी कि CPI कंबाइंड बास्केट में सबसे अधिक भारांक जो है किस समूह का है? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा भारांक है वो खाद्य और पेय पदार्थ का है, ठीक है। याद रखिएगा, किसका? खाद्य और पेय पदार्थ का सबसे ज्यादा भारांक
CPI कंबाइंड में है, और इसके अलावा विनिर्मित उत्पाद का किसमें था, वो WPI बास्केट में था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र के लिए सर्विस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 60 में लिख दिया जाएगा SPI, ठीक है, सर्विस प्राइस इंडेक्स के विकास की दिशा में कौन सी संस्था जो है वो कार्य कर रही है। किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है सर्विस प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके लिए यहाँ पर NSO या फिर आपका आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो है यहाँ पर ये कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, भारत की सांख्यिकी प्रणाली के विकेंद्रीकरण स्वरूप के कारण, विकेंद्रीकृत की बात हो रही है, ठीक है, विकेंद्रीकृत स्वरूप के कारण राज्य स्तर पर नोडल सांख्यिकी एजेंसी कौन सी होती है। तो राज्य स्तर पर जो होती है आपकी DES होती है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। हिंदी में होता है आपका अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय। इसका मुख्यालय मैंने बताया था कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि मोस्पी का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग जो है, यानी कि जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ये मुख्य रूप से किस योजना की निगरानी करता है, जिसे अब यहाँ पर जो है वो संशोधित कर दिया गया है। तो ये किसकी निगरानी करता है, ये आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का, याद रखिएगा, यहाँ पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि 60 में लिखते हैं MPLADS, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की बात हो रही है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी जो है वो कौन करता है, मोस्पी करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है। तो ये आपका कौन करता है, मोस्पी। देखिए, 150 करोड़ या उससे ऊपर की बात हो रही है, मतलब जो इसके पहले अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम की, बस ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल 20 सूत्री कार्यक्रम लिख दिया गया था, तो इसका आंसर मोस्पी आया था। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब ही है वहां पर कि वहां पर 150 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली संरचनाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ही 20 सूत्री कार्यक्रम से ही है। तो 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी कौन करेगा, मोस्पी करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय आधारित नई पद्धति का सुझाव किस समिति ने दिया था। किसकी बात हुई है, गरीबी रेखा के आकलन के लिए जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति किसकी बात हो रही है, उपभोग व्यय की। तो ये किस समिति ने दिया था, याद रखिएगा, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति, इन तीनों ने मिलाकर यहाँ पर, यानी कि सभी लोगों ने जो है इसके बारे में यहाँ पर सुझाव दिया था। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि गरीबी अनुमानों के लिए NSSO और के यहाँ पर जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा का उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है। यहाँ पर जो है किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है गरीबी अनुमानों के लिए जो है NSO के उपभोग व्यय सर्वेक्षण। ठीक है, उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है इसका यहाँ पर जो है मुख्य रूप से उपयोग कौन करता है। तो इसका उपयोग जो है नीति आयोग यानी कि योजना आयोग जो है यहाँ पर इसका जो है उपयोग करता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो भारत में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वो 1950 और 51 में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था, 1950 और 51 में। आप सभी को पता होगा 1950 में किसका गठन हुआ था, NSS का, और 1951 में किसका हुआ था, CSO का। 1951 में जो है वो CSO का हुआ था। ठीक है, और जो आपका NSS था इसी का दोबारा से जो है गठन कब किया गया था, 1970 में करके इसे NSSO बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, NSS का गठन जो है वो 1950 में, CSO का गठन 1951 में हुआ था, और यही NSS का जो है पुनर्गठन किया गया था। तो ये NSSO बना था 1970 में। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को किसके साथ प्रस्तुत किया जाता था। तो 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे था इसे आम बजट के साथ यहाँ पर जो है वो पेश किया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में शैक्षिक सांख्यिकी मुख्य रूप से कौन सी संस्था या विभाग एकत्र करता है।
जो शैक्षिक सांख्यिकी है ये कौन सा विभाग एकत्र करेगा, तो शैक्षिक सांख्यिकी आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ये याद रखेगा। उच्च शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है ये यहाँ पर इसको एकत्र करेगा। अगला यहाँ पर दिया गया कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का संचालन जो है वो कौन करता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, तो ये कौन करेगा, शिक्षा मंत्रालय करेगा, ठीक है, ये याद रखेगा। इसके बाद अगला है स्वास्थ्य सांख्यिकी के अंतर्गत जो है आपका NFHS की बात हुई है, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, तो यहाँ पर जो है इसके नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, तो याद रखेगा IIPS मुंबई यहाँ पर जो है कार्य करती है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जो है यहाँ पर कार्य करती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि अब तक कितने जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS जो है वो पूरे हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट जारी हो चुकी है, तो टोटल 6 जो है अब तक पूरे हो चुके हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि क्राइम इन इंडिया, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्राइम इन इंडिया की, ठीक है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, याद रखेगा। क्राइम इन इंडिया यानी कि भारत में अपराध जो है नामक सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करने वाला नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है कि वन सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है, याद रखेगा। फॉरेस्ट यहाँ पर जब भी बात होगी फॉरेस्ट सर्वे की तो FSI की, तो इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है, तो याद रखेगा ये हर 2 वर्ष पर। जैसे कि आपको मैंने बताया था कृषि गणना कब होती है, 5 वर्ष में, ठीक है। पशुधन गणना 5 वर्ष में होती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो हर 2 वर्ष में जारी की जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हर 2 वर्ष में जारी की जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी कि ISS की बात हो रही है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था, तो ISS का गठन जो है वो 1961 में किया गया था। कब किया गया था, 1961 में जो है यहाँ पर इसका गठन किया गया था। अगला है यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष वाला दिया गया, तो कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC एक सांविधिक निकाय है। पहले ही गलत हो गया, आपका जो NSC है ये आपका गैर सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, गैर सांविधिक निकाय है, तो पहला तो आपका गलत ही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि NSC का गठन सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल और केवल दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए यहाँ पर अभिकथन दिया गया, इसमें कह रहा है कि NSO में भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए CPI डेटा जारी करता है। NSO जो है ये भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए CPI कंबाइंड डेटा जारी करता है। बिल्कुल सही, आपको मैंने बताया था CPI कंबाइंड कौन जारी करता है, तो ये आपका जो है NSO जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये पहला वाला तो सही हो जाएगा। बी में देखिए जो कारण दिया गया वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि RBI जो है ये मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए WPI के बजाय CPI कंबाइंड को मुख्य मानता है, मुख्य मानक मानता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है A और R दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है, सही दोनों है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान में स्टैटिस्टिक जो है विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। जो आपका सांख्यिकी विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला यहाँ पर है भारत में कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर्ट, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डेटा संग्रह अधिनियम की बात हो रही है। हाल ही में जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, तो ये आपका जो है 2008 में अधिनियमित किया गया। पहले ही बताया था मैंने, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर्ट जो है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो ये 2008 में अधिनियमित किया गया था। अगला है सांख्यिकी संग्रह के लिए जम्मू कश्मीर तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने हेतु जो है कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर्ट 2008 में जो है
किस वर्ष संशोधित किया गया था? अभी मैंने बताया था एक जगह पर कि यहाँ पर 2008 जो था इसका संशोधन कब किया गया था? 2017 में जो है यहाँ पर किया गया था। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी जीडीपी अनुमानों की आवृत्ति क्या होती है? तो जीडीपी अनुमान की जो आवृत्ति होती है वो त्रैमासिक या फिर वार्षिक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो आवृत्ति होती है वो त्रैमासिक और वार्षिक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? किसकी बात हुई है? विदेशी मुद्रा भंडार की बात हुई है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है कौन जारी करेगा? आरबीआई यहाँ पर जारी करेगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर भारत अपने राष्ट्रीय लेखे जिसे यहाँ पर जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट यानी कि एसएनए के आधार पर तैयार करता है, वह मूलतः किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित किया जाता है? तो याद रखिएगा जो एसएनए है यहाँ पर ये जो है किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा जो है वो विकसित किया जाता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय लेखों में एसएनए 2008 दिशा निर्देशों को भारत ने किस आधार वर्ष के संशोधन के साथ अपनाया है? इसे जो है किस संशोधन के साथ जो है यहाँ पर अपनाया गया? तो याद रखिएगा इसे 2011-12 संशोधन के साथ जो है वो अपनाया गया। किसकी बात हुई है? राष्ट्रीय लेखों में जो आपका एसएनए 2008 दिशा निर्देशों को जो है भारत ने 2011-12 के आधार वर्ष के संशोधन के साथ जो है इसको अपनाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके आर्थिक एवं सांख्यिकी मॉडल पर आधारित था? किसकी बात हुई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हुई है। तो ये किसके यहाँ पर आधारित था? तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आधारित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में, ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई की बेस लाइन रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? तो एमपीआई यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है? ये आपका जारी करता है नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। अगला यहाँ पर है कि हाल ही में यानी कि 2023 में भारत को यूएन स्टैटिकल कमीशन, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हुई है? यूएन स्टैटिकल कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य जो है वो कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत को जो है यहाँ पर याद रखिएगा 4 सालों के लिए चुना गया है। कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 4 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया गया कि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय यानी कि ORGI की बात हो रही है कि स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर जो है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। याद रखिएगा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो कार्यालय है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? यानी कि पंजीकरण, जन्म और मृत्यु अधिनियम जो है आपका ये कब अधिनियमित किया गया था? तो ये आपका 1969 में अधिनियमित किया गया था। जो आपका जन्म यहाँ पंजीकरण, जन्म और मृत्यु अधिनियम है वो आपका 1969 में जो है अधिनियमित किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत ने IMF के स्पेशल डेटा यानी कि SDDS जिसे बोला जाता है विशेष डेटा प्रसार मानक, क्या बोला जाता है? विशेष डेटा प्रसार मानक की जो है सदस्यता किस वर्ष ली गई है? तो इसकी जो सदस्यता ली गई है वो 1996 में ली गई है। कब ली गई है इसकी सदस्यता जो है? यानी कि SDDS की सदस्यता जो है वो 1996 में ली गई है। के बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में एनर्जी स्टैटिक्स यानी कि ऊर्जा सांख्यिकी जो है नामक वार्षिक प्रकाशन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये आपका मोस्पी मंत्रालय करता है। कौन करता है? यहाँ पर एनर्जी स्टैटिक्स यानी कि यहाँ पर ऊर्जा सांख्यिकी नामक वार्षिक प्रकाशन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी करता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत की पर्यावरणीय सांख्यिकी का संकलन यानी कि एनवी स्टेट इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो एनवी स्टेट इंडिया जो है ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा जो है यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिकल कमीशन के अध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पर कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर्ट 2008 के अंतर्गत जानबूझकर डेटा न देने
पर आर्थिक दंड का प्रावधान है, इस अधिनियम को लाने के लिए किस पुराने अधिनियम को जो है वो निरस्त किया गया था? तो याद रखिएगा, पुराना अधिनियम था आपका 1953 यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर्ट, जिसे आप बोल सकते हैं सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 1953 को जो है यहाँ पर बदल कर अधिनियम 2008 लाया गया था। ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण हेतु जो है यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि CRS का संचालन कौन करता है? तो अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है जन्म, मृत्यु, विवाह। तो ये आप सभी को मैंने बताया था, जब भी जन्म, मृत्यु, जनगणना की बात हो तो वो भारत के महापंजीयक द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में GDP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष, तो याद रखिएगा GDP की गणना के लिए जो वर्तमान आधार वर्ष है वो 2022-23 है। कौन सा है? 2022-23 जो है वो वर्तमान जनगणना वर्ष हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स के स्थान पर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स यानी कि SCOS बनाई गई है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर पहले बात हुई है SCES, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति। इसको का मतलब क्या होता है? आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति। और इसको प्रतिस्थापित करके क्या बनाया गया है? यहाँ पर बनाया गया है कि सांख्यिकी पर स्थायी समिति, इसका गठन किया गया है। और इसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर प्रणब सेन थे। कौन थे? डॉक्टर प्रणब सेन जो है इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अगला कह रहा है कि प्रशासनिक रूप से भारत की सांख्यिकी प्रणाली का स्वरूप कैसा होता है? प्रशासनिक रूप से जो है यहाँ पर भारत के सांख्यिकी तंत्र का प्रशासनिक रूप आपसे पूछ रहा है, तो ये कैसा होता है? याद रखिएगा, ये आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से विकेंद्रीकृत होता है। ठीक है, आपको ये शब्द याद रखना है, कैसा होता है? विकेंद्रीकृत होता है। बस आपसे कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण यानी कि NSS का कौन सा दौर जो है विशेष रूप से कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन को समर्पित था, जिसकी रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी? तो ये आपका कौन सा दौर था? तो याद रखिएगा, ये आपका 77 यानी कि 77वां दौर था, जिसकी रिपोर्ट जो है 2021 में जारी की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसकी निगरानी मोस्पी करता है, तो शुरुआत में ही बताया गया था, अंतिम बार जो है किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? तो ये अंतिम बार जो है 2006 में पुनर्गठित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में जो है अंतिम बार पुनर्गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि SDP के संकलन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है? जो आपके राज्य घरेलू उत्पाद होते हैं, इसके लिए जो है यहाँ पर नोडल एजेंसी याद रखेगा, संबंधित राज्य का जो अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय होता है यानी कि DES, यही जो है यहाँ पर इसका नोडल एजेंसी होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने, यहाँ पर बात हो रही है भारत सरकार ने जो है नेशनल डेटा शेयरिंग एंड यहाँ पर जो है एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, जिसे आप NDSAP बोलते हैं, किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुंच नीति। ठीक है, इसको जो है किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो इसको जो है 2012 में अधिसूचित किया गया था। कब अधिसूचित किया गया था? 2012 में जो है इसको अधिसूचित किया गया था। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि भारत में ओपन गवर्नमेंट डेटा यानी कि OGD प्लेटफॉर्म का प्रबंधन जो है ये कौन करता है? तो इसका प्रबंधन जो है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान यानी कि NIC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NIC के द्वारा जो है यहाँ पर ओपन गवर्नमेंट डेटा यानी कि OGD का जो है यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि NSO व्यवसायगत डेटा के वर्गीकरण के लिए नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन यानी कि NCO का उपयोग करता है। भारत में NCO का नवीनतम संस्करण जो है वो कौन सा है? तो इसका जो नवीनतम संस्करण है वो आपका NCO 2015 है। कौन सा है? NCO 2015, शायद ये अपडेट भी हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग ये क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिएगा, शायद NCO 2025 अब हो गया है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको आपको चेक करना है, पहले 2015 था, अभी मुझे इसका क्लियर नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार जो है चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अगला कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को सांसद के
अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है वो किस वर्ष घोषित किया गया है? तो इसे जो है 1959 में घोषित किया गया है। कब किया गया है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान को जो है संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया है? 1959 में जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में एसडीजी की निगरानी के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी कि NIF विकसित करने की जिम्मेदारी जो है वो किस मंत्रालय की होती है? राष्ट्रीय संकेत ढांचा की बात हो रही है, तो इसको विकसित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी की होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण यानी कि NSS का प्रथम दौर जो है वो किस अवधि में संचालित किया गया था? तो इसका जो प्रथम दौर है वो कब संचालित किया गया था? 1950 से 51। आप सभी को मैंने बताया था इसका यहाँ पर जो है शुरुआत कब हुई थी? 1950 हुई थी। तो यहाँ पर जो है इसका प्रथम दौर किस अवधि में होगा? 1950 से 51 में। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि WPI और IIP के वर्तमान आधार वर्ष, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपका ये दिया गया है वर्तमान आधार वर्ष। वर्तमान आधार वर्ष तो आपका जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ से वर्तमान शब्द हटा दीजिए, केवल आप ये मान के चलिए कि WPI और IIP के आधार वर्ष 2011-12 को जो है अपनाने की सिफारिश जो है वो किस समिति ने की थी? तो वो याद रखिएगा सौमित्र चौधरी समिति ने की थी। किसने की थी? सौमित्र चौधरी समिति ने जो है यहाँ पर 2011-12 वाले WPI और IIP को जो है अपनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI की गणना के लिए कौन सा सांख्यिकी सूत्र जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो CPI की गणना के लिए लेस्पियर इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेस्पियर इंडेक्स का प्रयोग जो है यहाँ पर CPI गणना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो है RBI आधिकारिक रूप से किस सूचकांक का उपयोग करता है? तो यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए आपका जो RBI है वो CPI कंबाइंड को जो है यहाँ पर आधिकारिक रूप से उपयोग करता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया आपका कि रेसिडेक्स, यहाँ पर बोला गया है रेसिडेक्स भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक है। इसका संकलन और प्रकाशन जो है वो कौन करता है? तो इसका संकलन और प्रकाशन जो है वो राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जो है यहाँ पर इसका संकलन और प्रकाशन करती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि RBI द्वारा जारी हाउस प्राइस इंडेक्स यानी कि HPI का आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ पर हाउस प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो आपका 2010-11 है। कितना है? 2010-11। अगला कह रहा है कि CPI गणना के संदर्भ में COICOP की बात हो रही है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर जो है इसका पूर्ण रूप पूछा गया आपसे COICOP। तो याद रखिएगा इसका पूर्ण रूप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यानी कि विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि ASI इसकी बात हो रही है। ये जो यहाँ पर फैक्ट्रीज अधिनियम है यानी कि जो आपका फैक्ट्री अधिनियम एक्ट है आपका 1948, किन धाराओं के तहत जो है वो पंजीकृत कारखाने को कवर करता है? तो याद रखिएगा ये धारा 2M फर्स्ट और 2M सेकंड इन दोनों के तहत जो है वो पंजीकृत कारखानों को जो है वो कवर करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वुमेन एंड मेन इन इंडिया यानी कि भारत में महिला और पुरुष नामक व्यापक वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट जो है वो कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिस्ट ने जो है इंग्लिश में लिख दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भारत में महिला और पुरुष नामक। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि NIF के अंतर्गत राज्यवार यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो इंडिया इंडेक्स यहाँ पर जो है कौन प्रकाशित करता है? आपका नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि HDI की गणना के लिए भारत सरकार की ओर से UNDP को आधिकारिक सांख्यिकी डेटा कौन उपलब्ध कराता है? तो UNDP को आधिकारिक सांख्यिकी डेटा जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भारत में पहला राष्ट्रीय यानी कि टाइम यूज सर्वे
किस वर्ष जो है वो आयोजित किया गया था? समय उपयोग सर्वेक्षण जो है ये कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका 2019 में, याद रखिएगा, टाइम यूज सर्वे यानी कि समय उपयोग सर्वेक्षण जो है ये आयोजित किया गया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 125 में आपको दिया गया है कि बेसिक स्टैटिक्स फॉर लोकल लेवल डेवलपमेंट की बात हुई है, यानी कि स्थानीय स्तर पर विकास के लिए बुनियादी सांख्यिकी, अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो बोल सकते हैं स्थानीय स्तर के विकास के लिए बुनियादी सांख्यिकी योजना का जो है यहाँ पर पायलट यानी कि प्रायोगिक कार्यान्वयन किस मंत्रालय की पहल जो है थी? तो याद रखिएगा ये आपके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी की योजना थी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी कि एनएसएस जो है के दौर सामान्यतः किस समय अवधि का पालन करते हैं? तो अगर इसके दौर की बात की जाए तो ये जुलाई से जून जो है ये कृषि वर्ष का पालन करते हैं। जुलाई से जून, ये आप लोग याद रखिएगा, कृषि वर्ष का जो है पालन करते हैं। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया कि शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षणों के लिए जो आपका अर्बन फ्रेम सर्वे होता है, जिसे आप शहरी ढांचा सर्वेक्षण बोलते हैं, इनको जो है ब्लॉकों का रख रखाव एनएसओ का कौन सा प्रभाग करता है? तो यहाँ पर इनका रखाव, जो ब्लॉकों का रख रखाव है, ये फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन यानी कि एफओडी करता है, जिसका मुख्यालय मैंने बताया था नई दिल्ली फरीदाबाद में स्थित है। बाकी इन सभी के मुख्यालय जो होते हैं वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के डायरेक्टर यानी कि महानिदेशक जो है वो सीधे किसे रिपोर्ट करते हैं? तो महानिदेशक जो है वो सीधे मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि सीएसआई या फिर मोस्पी के सचिव को जो है वो सीधे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से WPI की बास्केट में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर होल प्राइस इंडेक्स की अगर बात होगी तो इसमें याद रखिएगा सेवाओं को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। होल प्राइस इंडेक्स में सेवाएं शामिल नहीं है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादन के यहाँ पर जो है एडवांस एस्टिमेट्स, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अग्रिम अनुमान की, कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो कृषि उत्पादन के अग्रिम अनुमान जो है कौन जारी करता है? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला यहाँ पर दिया गया है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह कितने अंतराल पर मनाया जाता है? तो ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह विश्व सांख्यिकी दिवस की बात हुई है। जब भी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात होगी तो वो 29 जून आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एनएसओ द्वारा जारी पूरे अर्थव्यवस्था में मूल्य परिवर्तनों को मापने वाला सबसे व्यापक संकेत जो है वो किससे माना जाता है? तो सबसे व्यापक संकेत जो होता है आपका वो जीडीपी डिफ्लेटर होता है। कौन सा होता है? जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये सबसे व्यापक संकेत होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे त्रैमासिक बुलेटिन जारी करता है, और यह त्रैमासिक बुलेटिन केवल किन क्षेत्रों के रोजगार आंकड़े देता है? तो यह किन क्षेत्रों के रोजगार आंकड़े देता है? तो याद रखिएगा ये आपका जो है केवल शहरी क्षेत्रों के आंकड़े देता है। किसके देता है? केवल शहरी क्षेत्रों के। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि PLFS रिपोर्ट में यूजुअल स्टेटस यानी कि जो सामान्य स्थिति है इसके आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान के लिए संदर्भ अवधि क्या है? तो इसके लिए जो संदर्भ अवधि होती है वो सर्वेक्षण से पिछले 365 दिन की होती है। कितनी होती है? जिस दिन सर्वेक्षण हुआ है उसके पिछले 365 दिन तक होती है यहाँ पर PLFS रिपोर्ट में जो सामान्य स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PLFS के अंतर्गत करंट वीकली स्टेटस की बात हो रही है, यानी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की संदर्भ अवधि कितनी होती है? तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की जो यहाँ पर संदर्भ अवधि होती है वो 7 दिन होती है। कितनी होती है? 7 दिन। अगला कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कथन दिया गया कि भारत में WPI में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि WPI में अप्रत्यक्ष कर जो है वो शामिल नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि CPI में उपभोक्ता द्वारा दिए गए सभी कर शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कुल मिला के केवल दूसरा यहाँ पर जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक जनगणना के दायरे से पूर्णतः बाहर रखा गया है? तो याद रखिएगा जो फसल उत्पादन और बागान का क्षेत्र है, यानी कि फसल उत्पादन और वृक्षारोपण वाला जो क्षेत्र है वो आर्थिक जनगणना के दायरे से जो है वो बाहर रखा गया है। अगला यहाँ पर दिया गया डेटा गैप्स की पहचान करना और उन्हें दूर करने की रणनीति सुझाना
भारत में मुख्यतः किस संस्था का दायित्व है? तो ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का दायित्व है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया यानी कि CSI की बात हो रही है का पद जो है वो किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये आपका 2006 में सृजित किया गया था। जो CSI का पद है कब सृजित हुआ था पहली बार? तो ये 2006 में जो है सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आईसी विंग मोस्पी का एक प्रभाग है। इस आईसी विंग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी विंग का पूर्ण रूप क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा, इसका पूर्ण रूप होता है इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स विंग। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स विंग इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि एएसआई डेटा को प्रोसेस करने वाला इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स विंग यानी कि आईएस विंग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, ये आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आईएस विंग जो है आपका ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए कि भारत में मोस्पी के अंतर्गत सांख्यिकी प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पर मोस्पी के अंतर्गत पूछा गया, तो मोस्पी के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा आपका? वो आपका NSSTA ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, जिसे आप बोल सकते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया कि भारत में सेंसस यानी कि जनगणना जो है ये एक सांविधिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, भारत में सेंसस जो है ये एक सांविधिक प्रक्रिया है। कारण में क्या बताया गया कि सेंसस एक्ट 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है सही। ठीक है, तो कुल मिला के विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश की बात हो रही है। जनसांख्यिकी लाभांश जो है ये कार्यशील आयु जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय सांख्यिकी संदर्भ में सामान्यतः जो वर्किंग एज है वो क्या मानी जाती है? देखिए इसमें कंफ्यूजन है, कुछ जगह पर 15 से 64 वर्ष को माना गया है। वर्किंग एज कितनी मानी गई? 15 से 64। और कुछ जगह पर आपको 15 से 59 वर्ष ही दिया गया है वर्किंग एज। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 15 से 64 दिया गया तो इसे टिक करिएगा, नहीं तो फिर आपको 15 से 59 वर्ष याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत के नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स में ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA की बात हो रही है। यहाँ पर GVA जिसे सकल मूल्य वर्धन भी बोलते हैं कि गणना के लिए किस मूल्य अवधारणा का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा GVA यानी कि सकल मूल्य वर्धन के लिए जो है यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? बेसिक प्राइस का प्रयोग किया जाता है। GVA की गणना के लिए बेसिक प्राइस का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया IIP के यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार किस श्रेणी का भारांक जो है वो सबसे अधिक है? यहाँ पर तो सबसे ज्यादा भारांक जो है वो प्राइमरी गुड्स का यानी कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय अनुमानों में यहाँ पर जो है किसकी बात हुई है? राष्ट्रीय आय अनुमानों में जो आपका असंगठित क्षेत्र होता है इसका डेटा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? तो असंगठित क्षेत्र का जो डेटा होता है वो आपका यहाँ पर उद्यम सर्वेक्षण यानी कि इंटरप्राइज सर्वे और NSSO के असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षणों से जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के सांख्यिकी इतिहास में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का जो पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया था वो डॉक्टर VKRV राव द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? डॉक्टर VKRV राव द्वारा जो है वो राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया था, ये याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का पहला प्रयास किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की, तो ये आपका है कि भारत में इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है जिसे आप DEA भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के टोटल आपको 150 क्वेश्चंस करा दिए। तो इसकी अगर PDF की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका ये सेक्शन है 2500 प्लस MCQ वाला,
इसी में आपको जो है यूनिट नंबर कौन से चेक कर लेना, 9। उस यूनिट नंबर 9 में जो आपको एमसीक्यू दिए गए हैं वही सारे एमसीक्यू आज मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट की फीस जो है वो 199 कर दी गई है। आप सभी लोगों के कमेंट के अनुसार, जितना ज्यादा आप लोगों ने कमेंट और व्हाट्सएप किया था, तो 199 कर दी गई है। बेहतर मौका है, आप तुरंत जो है एलबीए क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।